Hello everyone, welcome back again to the lecture series of renewable energy resources। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमास। बायोमास दिमाग में आते ही बात आती है हम काऊ डंग की बात करें, म्युनिसिपल वेस्ट की बात करें, बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ पर हम बायोमास किस किस चीज़ों को बोलते हैं, कहाँ कहाँ से हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बायोमास। बायोमास एक ग्रीक वर्ड बायो से लिया गया जिसको हम लाइफ कहते हैं, उससे बचा हुआ जो वेस्ट है जिसको रिन्यूएबल ही कहा क्योंकि वो हमें सरप्लस अमाउंट में मिलेगा। सो ऑर्गेनिक मैटर्स भी ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी बायोमास की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जिससे कंबस्टेबल ऑर्गेनिजम्स जनरेट होते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जैसे CHO या ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से भी हम इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं। मगर सोलर एनर्जी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि इनिशियली तो हमने उसी से ही एनर्जी ली। ऐसी जगह जहां पर लोड की प्रॉब्लम है, पावर की शॉर्टेज है, फ्लक्चुएशंस है, रिलायबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पाथ का प्रॉब्लम है, वहां पर हम बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की बात करें तो लगभग 50% के आसपास खर्चा हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक्सपेंड करते हैं केवल और केवल बायोमास के लिए। इसके रिसोर्सेज, जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ी, पत्ते और वहाँ पर एनिमल वेस्ट भी बायोमास की कैटेगरी में आते हैं। सो रिसोर्सेज हो गया फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जो भी हमारा बचता है जैसे स्ट्रॉ, राइस हस्क, कोकोनट शेल्स, ये सारी चीज़ें भी बायोमास की कैटेगरी में आती हैं। एनर्जी क्रॉप्स जैसे शुगर प्लांट्स, शुगर केन हो गया, स्टार्च प्लांट्स, ऑयल प्लांट्स, यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के ऑयल्स और गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइकैंथ, केल्प, सीवीड एंड एल्गी जैसे प्लांट भी बायोमास कैटेगरी में आते हैं। अर्बन वेस्ट के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं एनिमल वेस्ट की बात करें, वहाँ से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और एनारोबिक डाइजेशन वहाँ पर फिनोमिना इस्तेमाल होता है। शुगर केन जूस से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फर्मेंटेशन से पैदा होता है। सो ये सारे वो मैटर्स लिखे हुए हैं जो आप याद रख सकते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा बायोमास सोर्स किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू और किस फ्यूल को ऑब्टेन करने के काम आता है। डायरेक्टली बात करें तो फ्यूल वुड, चारकोल डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स अभी हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस और प्रोड्यूसर गैसेस भी हम बायोमास से बना सकते हैं। कैटेगरीज कहें या फिर कहें बायोमास कन्वर्सेशन थ्योरी, कैसे कैसे हम बायोमास को कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल तरीके से, डायरेक्ट कंबशन, सीधा चूल्हा में इस्तेमाल करिए लकड़ियों को, हो गया काम। इसी तरह से थर्मोकेमिकल और बायोकेमिकल। सो फिजिकल मेथड में पैलेटाइजेशन और ब्रिकेटिंग। सिंपल अगर प्लाईवुड की बात करें वो पैलेटाइजेशन प्रोसेस ही है। एक पर्टिकुलर वुड्स को हम अगर लें, छोटे छोटे टुकड़ों को हम अगर लें और उनको एक प्रेशर पर इकट्ठा करें तो उससे हम ब्लॉक्स बना पाएंगे, उससे बड़े बड़े डायमीटर्स के ब्लॉक्स बना पाएंगे। इस प्रोसेस को हम पैलेटाइजेशन कह सकते हैं। और ब्रिकेटिंग मतलब उससे छोटे छोटे टुकड़े अगर हम बनाएं। सो इन ब्लॉक्स को, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर बड़ा वाला आर्किटेक्चर और ये हो गया छोटा वाला, दोनों को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर प्लांट में कंबशन के लिए, स्टीम पावर प्लांट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं कहीं भट्टियों में भी डायरेक्ट इस्तेमाल होता है जहां पर हमें ईंटें पकाई जाती हैं। डायरेक्ट कंबशन सीधा चूल्हा में इस्तेमाल करिए और पोल्यूशन करिए, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल प्रोसेस के अंदर बायोमास को एक वैल्यूएबल जगह पर रखा जाता है सो दैट उसमें एक प्रोसेस करा जाए जिसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस, जिसके अंदर हीट किया जाता है बायोमास को विदाउट ऑक्सीजन और जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं।
हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मीथेन, N2 और साथ ही साथ वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स जैसे एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथनॉल, नॉन एक्वस फेज इंक्लूडिंग ऑयल एंड तार, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं थर्मोकेमिकल प्रोसेस से। अब बायोकेमिकल, थर्मो मतलब वहाँ गर्म किया था, बायोकेमिकल सीधा फर्मेंटेशन करिए, डिस्टिलेशन करिए, मिथनॉल बनाइए, इथेनॉल बनाइए, एनारोबिक फर्मेंटेशन करिए, बायोगैस बनाइए। बायोगैस जिसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मीथेन और CO2 होता है। एडवांटेजेस खत्म करते हैं इस टॉपिक को। रिन्यूएबल सोर्स है, कंडेंस फॉर्म में कार्बन रहता है, इथेनॉल भी वेस्ट से हम निकाल दें, वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाती है, रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी काम आता है, पॉल्यूटेंट एमिशंस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, कमर्शियल यूज़ में भी हम इसको ले जा सकते हैं, और क्लीन गैस से जाना जाता है। नाइट्रोजन रिच बायोडाइजेस्टिव स्लरीज जो हैं वो खेती में खाद के काम में भी आती हैं, और वेरिएबल कैपेसिटी के हम बायोमास प्लांट्स बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि थर्मल कंटेंट काफ़ी कम रहता है, मॉइस्चर भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। डिस्पर्स फॉर्म में मतलब अलग अलग टाइप के बायोमासेस हैं, एक जैसा एक जगह बहुत सारा नहीं मिलेगा। नॉट फिजिबल टू सेटअप एट ऑल द लोकेशंस। कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है, लेबर इंटेंसिव, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं। So these are all about the biomass. Next lecture में हम पढ़ेंगे बायोगैस। Thank you all.